तो आपका टॉपिक है पाइप। और पाइप कितने टाइप की होती है बच्चों? दो टाइप। पहला क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, इसको आप ऑर्गन पाइप बोलो या तो पाइप बोलो, दोनों चलेगा। एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब ये पाइप, और ओपन ऑर्गन पाइप मतलब इस तरीके से, जिसके दोनों एंड ओपन है उसे हम कहेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट टाइम नाम देख रहे हैं, इसलिए पूरा नाम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और इसे कहेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले यही पढ़ना है सिलेबस। ओल्ड टेक्स्ट बुक आप रेफर करेंगे तो सबसे पहले वहां स्ट्रिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद पाइप के बारे में एक्सप्लेनेशन है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाइप, बाद में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइप को धीरे धीरे करके। आपको लूप मैंने अगर नहीं पढ़ाया होगा तो एक बार लूप पे ध्यान दीजिएगा। ये अगर स्ट्रिंग है, इसको मैंने प्लग किया तो स्ट्रिंग में क्या बनेगी? ऐसे वेव्स बनेगी। बच्चों कितने लूप है? अच्छा, सेगमेंट और लूप पढ़ा चुका हूं, मुझे याद आ गया। कितने लूप है यहाँ पे? देख लीजिए और बताइए कितने लूप। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। तो कितने लूप है टोटल? दो लूप है, समझ गया? तो इसे हम लूप कहते हैं। और वेवलेंथ वगैरह तो आपको निकालनी आ जाएगी। तो अभी पाइप आपकी वर्टिकल रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हम कवर करते चले। तो थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहला जो मोड रहेगा उसे कहते हैं फंडामेंटल मोड। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? नंबर वन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले क्लोज ऑर्गन पाइप। आपको डिफरेंस में पढ़ा रहता मैंने, बट ये स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। तो आप सबसे पहले पेज में आप लिख सकते हो क्लोज ऑर्गन पाइप, दूसरे पेज में आप लिखना ओपन ऑर्गन पाइप। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। थेरी आप देखो पिछले 10 साल में 8 बार आई है। निकाल के देख लेना, ये टॉपिक का थेरी न्यूमेरिकल पिछले 10 साल में 8 बार आया है। आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक की थेरी न्यूमेरिकल आपको सब टाइम पे करना है। ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप सबसे पहला मोड कहते हैं उसे फंडामेंटल मोड। उसके पहले थोड़ा सा थेरी, थोड़ा सा थेरी। इन क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सी वेव मिलती है? इन क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सी वेव? लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ये है आपका एमसीक्यूज। स्टेशनरी वर्ड होना चाहिए। लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। ठीक है, अब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। ओके, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्या होता है? ओपन होता है, और दूसरा एंड क्या होता है? क्लोज। यहां पे मैं लूप बनाने जा रहा हूं, आप लोग प्रॉपर स्केल यूज करेंगे, बन जाएगा। ये बन गया आपका लूप। पहले लूप ही बना लेते, अच्छे से बना ही नहीं ये तो। हॉरिजॉन्टल ज्यादा बेटर होता है, वर्टिकल में डिफिकल्टी आती है। आप लोग को जैसा बनाना है वैसा बना लो, चलेगा। ठीक है, ये बन गई पहली डायग्राम। डन, यहां तक डन। ये पॉइंट यहां से यहां टच है, ठीक है, ये ऐसे इसको चिपका के बनाइएगा। ओके, तो एक एंड ओपन है, ओपन एंड में मिलता है एंटीनोड। ठीक है ना, ओपन एंड में हमेशा एंटीनोड मिलेगा, प्रेशर इसका कम होगा। और जो डेंसर एंड है उसमें मिलेगा हमें नोड। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग। क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों? दूसरा पॉइंट, इन क्लोज ऑर्गन पाइप, इन क्लोज ऑर्गन पाइप व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटेड। हम इसमें वाइब्रेशन करेंगे तभी तो वेव प्रोड्यूस होगी। तो हम ट्यूनिंग फोर्क का जो, ये आपको पता है ट्यूनिंग फोर्क, इसको कहते हैं स्टेम, और इसको कहते हैं प्रॉन्ग्स। इसको कहते हैं प्रॉन्ग्स। ये है ट्यूनिंग फोर्क की डायग्राम। ठीक है,
इसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये अगर आपने नहीं देखी होगी तो इसके बारे में आप पता रखिए। ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशन से लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस हुई, यहां से टकरा के वापस आई, स्टेशनरी बन गई। तो यहां से वाइब्रेशन हमने प्रोड्यूस किया, एक एंड में हमने ट्यूनिंग फोर्क रखी और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, डेंसर एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आया और फॉर्म क्या किया, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। तो in a closed organ pipe we can say that antinode is formed at open end whereas node is formed at close end. In closed organ pipe antinode is obtained या तो formed, जो भी अच्छा स्टेटमेंट लगता है लिखिए। एंटीनोड इज फॉर्म्ड एट, कौन से एंड में मिल रहा है एंटीनोड, एट ओपन एंड। और नोड कहां मिल रहा है, node and node is formed, ये मैं भी लिखा दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट टाइम आप स्टेटमेंट खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इन क्लोज ऑर्गन पाइप एंटीनोड इज फॉर्म एट ओपन एंड एंड नोड इज फॉर्म एट क्लोज्ड एंड। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ओके। अब फंडामेंटल मोड किसे कहेंगे, वो भी एक डेफिनेशन का ही पार्ट है। हम फंडामेंटल मोड इसी को कहेंगे। फंडामेंटल मोड का मतलब जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होती है तब ओपन एंड में एंटीनोड मिलता है और क्लोज एंड में नोड मिलता है, इससे ही क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड। सो इन क्लोज ऑर्गन पाइप एंटीनोड इज फॉर्म एट ओपन एंड एंड नोड इज फॉर्म एट क्लोज एंड। अब हम कह सकते हैं कि यहां पे नोड इक्वल टू बच्चों एंटीनोड है। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा, नोड इक्वल टू है क्या? आप काउंटिंग कर लो और मुझे बता दो क्या ये पॉइंट लिखा जा सकता है। तो नोड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, नोड इक्वल टू एंटी, या फिर एंटीनोड इक्वल टू नोड, क्योंकि अगले इसमें आपको एंटीनोड थोड़े ज्यादा मिलेंगे, तो एंटीनोड लिखिए आप, एंटीनोड इक्वल टू नोड। इसका स्टेटमेंट बनाना, ये शॉर्टकट लिख दिया है मैंने, इसका स्टेटमेंट बनाना कैसे, इन सीओपी एंटीनोड इज इक्वल टू नोड। ओके, एक और पॉइंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक स्टेटमेंट बना सकता हूं, कैसा स्टेटमेंट, when tuning fork vibrate at open end one node is formed at close end and one antinode is formed at open end is called as fundamental mode। फंडामेंटल मोड में एक एंटीनोड मिलता है और एक नोड मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट फंडामेंटल के लिए वैलिड है, लिख सकते हैं, लिखें, देखो, when tuning fork when ट्यूनिंग फोर्क, आपने ट्यूनिंग फोर्क को लिया और यहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दिए। जैसे ही आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए तो आप कहेंगे कि एक नोड हमें मिला और एक हमें एंटी नोड मिला। तो ये स्टेटमेंट आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक पेपर में आया हुआ है। 3 मोड पूछता है, कभी कभी फंडामेंटल मोड पूछता है, तो सबसे पहले फंडामेंटल मोड पढ़ रहे हैं। तो व्हेन ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट at open end, when tuning fork vibrate at open end of the pipe, तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, वन एंटीनोड is formed at open end and one node is formed at close end। सबको ये लिखने का तरीका समझ रहा है? इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है। डायग्राम देखो और लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आप इसको याद करने की कोशिश करें तो फिर मुझे नहीं लगता आपको हर एक पॉइंट याद आ जाएगा। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू चेक करें। मैंने इसका पीवाईक्यू नहीं बताया ना आपको, ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं रहा।
इसका पीवाई क्यों नहीं बताया? तो पाइप वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली आया है और मुझे नहीं लगता कि किस ईयर में नहीं आया, मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ईयर में नहीं आया। ये हर साल आया हुआ टॉपिक है। हाँ, ये जरूर है कि कभी क्लोज ऑर्गन पाइप आया है या फिर कभी ओपन ऑर्गन पाइप आया है। बोलने का मतलब पाइप आया ही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाइप होता है। ठीक है, ये समझ गया। और यहां से यहां तक आपको जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा टर्म, इसे कहते हैं एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन और ये है एल, इसे कहेंगे। अब ये आपका पता चल गया होगा आपको, ये कंप्लीट एल होने वाला है। मैं सबके नाम लिखूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट एल, इसको मिटा देते हैं, इसको ध्यान में रखो आप। ये कंप्लीट एल, तो कंप्लीट एल कितना हो गया पहले ये बताओ मुझे, क्या है? और एक एंड करेक्शन है क्या यहाँ पे? नहीं, बस एक ही है। तो ये कंप्लीट एल कितना हो गया? एल प्लस ई। क्लियर? क्या सबको एंड करेक्शन दिखा? अब एंड करेक्शन क्या होता है वो भी डिटेल हम समझेंगे। पहले आप डायग्राम्स को देखें और मुझे बताएं कोई डाउट है यहाँ पे? सभी डायग्राम में ये चीजें होने वाली है। डायग्राम अधूरी है, कंप्लीट अभी करना बाकी है। यहां तक क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करें। इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताना समझा क्या। नहीं समझा तो करेंगे इसको डिटेल में। मैं कह दूं कि लेंथ यहां पे बच्चों λ/4 है, ये समझा क्या? देखो ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पहले ही कहा था λ/4, λ/2, ये सब चीजें आपको वेव्स के अंदर मिल जाएगी। जो वेव प्रोड्यूस होती है ना, उसमें λ/4 भी होता है, कभी λ/2 भी होता है। आगे बढ़े, सबको समझ गया? खत्म हो गया टॉपिक? ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखना। एक चीज और, पी लैम्डा इक्वल टू बच्चों ट्वाइस एल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये लूप और वेवलेंथ का रिलेशन है, इसको हमने कहीं ना कहीं डिराइव किया है ऐसा मुझे लग रहा है, और अगर नहीं किया होगा तो इसको ध्यान में रखना बस आप। पी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 2L होता है। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखिएगा, बाद में जब काम आएगा तो इसको यूज करेंगे। अभी फिलहाल काम नहीं आएगा, बस ध्यान में आप रखो कि ऐसा कुछ होता है। मैं इसको मिटा देता हूं। चलो देखो, आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या एन लैम्डा होता है? क्या वेलोसिटी ऑफ द वेव एन लैम्डा होता है कि नहीं? वेव वेलोसिटी एन लैम्डा होता है। तो क्या मैं यहां से एन निकाल सकता हूं? एन इक्वल टू क्या मैं वी लैम्डा लिख सकता हूं? एन इक्वल टू क्या मैं वी लैम्डा लिख सकता हूं? बच्चों यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लैम्डा तो मुझे पता है ना, एल इक्वल टू L/4 है, तो लैम्डा यहाँ पे 4L है। क्या सबको फॉर्मूला समझ गया? फंडामेंटल मोड, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दो लाइन में डेरिवेशन खत्म। सबके नाम अगर मैं कहूं तो यहाँ पे सबके नाम भी लिख लेते हैं। वेयर ई का नाम क्या होता है? एंड करेक्शन। ई का नाम क्या होता है? एंड करेक्शन। और इस एंड करेक्शन का भी कुछ वैल्यू होता है, ई इक्वल टू 0.3 ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, ई इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। याद रहेगा एंड करेक्शन की वैल्यू? टी फॉर डायमीटर है, याद रखना आप लोग। उसके बाद ये एल का भी नाम आप याद रखेंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ये जो भी कॉलम है, ये जो भी पाइप है, इसको कॉलम भी कहते हैं।
लेंथ ऑफ एयर पाइप या तो एयर कॉलम। डन। ठीक है, और क्या रह गया, एन तो पता ही चल गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल का ही दूसरा नाम होता है लोअर फ्रीक्वेंसी, जो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी हम फंडामेंटल कहते हैं। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी एक नाम होता है, याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए कहा मैंने, फंडामेंटल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। पेपर में आया हुआ है इसीलिए मैंने कहा फंडामेंटल का दूसरा नाम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सारे नाम कवर हो गए, इतना सफिशिएंट है। डन। स्मॉल एल रह गया, स्मॉल एल का नाम लिख लो, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप। सभी नाम न्यूमेरिकल में ना सब कुछ आने वाला है, तो आपको हर एक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया यहां तक, स्क्रीनशॉट या तो नोट जो भी करना है नोट कर लो। फिर दूसरा मोड पढ़ेंगे, ये आपका कौन सा मोड था, ये मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, पांचवा पॉइंट फंडामेंटल मोड था, फंडामेंटल मोड। क्योंकि अगर आपने इसको डिफाइन किया है तो ऑब्वियस सी बात है इसको लिखना पड़ेगा। When the tuning fork vibrated at open end, ये क्या लिखा है मैंने, when the tuning fork vibrate at open end of the pipe, one antinode is formed at open end and the one node is formed at close end, is called fundamental mode, is called as fundamental mode। ठीक है, ये पूरा लिखने का रह गया, फंडामेंटल मोड, इसको पूरा लिखो आप, कंप्लीट करो इसको। चलिए, यहां तक हो गया कंप्लीट। हाँ, आप कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अच्छा सेकेंड पॉइंट, एंटीनोड इज फॉर्म एट ओपन एंड नोड इज फॉर्म एट क्लोज एंड। ठीक है, तो दूसरा और चौथा पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फोर्थ पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल मोड में एक ही एंटीनोड मिलेगा और एक ही नोड मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट में हम कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में हम कह रहे हैं कि कितने भी एंटीनोड और कितने भी नोड मिल सकते हैं। तो एंटीनोड हमेशा ओपन एंड में मिलेगा और नोड हमेशा क्लोज एंड में मिलेगा। तो फोर्थ पॉइंट इज फॉर फंडामेंटल मोड, सो वी हैव ओनली वन एंटीनोड एट ओपन एंड एंड वन नोड एट क्लोज एंड। तो ये है दूसरे और चौथे पॉइंट में मेन डिफरेंस। ओके, और कोई डाउट, संपदा क्लियर? ओके, और क्या है, डी, डी कौन सा है, डी फॉर डायमीटर। हाँ, ये डायमीटर है, ये पाइप का जो है ना ये डायमीटर है। स्मॉल डी का मतलब डायमीटर ऑफ पाइप, और डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, न्यूमेरिकल में रेडियस रहेगा तो समझ जाएंगे आप कि हाँ ये डायमीटर ही है। जल्दी से नोट करो। नोट हो गया? नहीं, इसमें ऐसा इनर और आउटर डायमीटर नहीं है। ठीक है, जो डी है इसमें ऐसा कुछ इनर और आउटर डायमीटर नहीं, बट हम इसको बस इतना जरूर ध्यान रख सकते हैं कि इसको इनर डायमीटर में हम रखें। न्यूमेरिकल में आपको ऐसा इनर और आउटर डायमीटर नहीं आएगा, सिर्फ डायमीटर आएगा, तो बस ध्यान में रखने के लिए आप इनर डायमीटर ध्यान रखना। क्योंकि पाइप की थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा थिकनेस होती पाइप की, सपोज इतनी थिक पाइप होती हमारी, अगर ऐसी थिकनेस वाली पाइप होती तो फिर हम कहते कि न्यूमेरिकल में इनर डायमीटर आया रहता और आउटर डायमीटर आया रहता। समझा? तो अभी के लिए सिर्फ आप डायमीटर ऑफ पाइप याद रखो, और अगर न्यूमेरिकल की लेवल ज्यादा है तो फिर समझ जाओ कि इनर डायमीटर है।
आउटर डायमीटर के लिए हमने पढ़ा ही नहीं। तो डायमीटर का भी पूरा नाम आपके पास है अब इनर डायमीटर, और न्यूमेरिकल में सिर्फ डायमीटर रहेगा, इनर आउटर ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा। यहां तक नोट कर लिए सबने? थियोरेटिकली बड़ा टॉपिक है, हमको 3 मोड पढ़ना है और तीनों मोड की डायग्राम इसी तरीके से बनने वाली। नोटेड? ठीक है, नेक्स्ट अगला मोड नंबर जो भी है 6 नंबर पॉइंट है। पहला हो गया आपका फंडामेंटल मोड। सबने फॉर्मूला लिखे क्या अच्छे से? देखो फॉर्मूला अधूरा रह गया हमारा। क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे? n=v/4l। बच्चों एक और हो सकता है, फॉर्मूला और हो सकता है। देखो क्या मैं n=v/4l प्लस ई लिख सकता हूं क्या? अगर मैंने आपको कैपिटल एल के बारे में बताया है तो फिर बनता है एक और फॉर्मूला एक्सटेंड करना, नहीं तो यही फाइनल फॉर्मूला है फॉर क्लोज ऑर्डर पाइप, इतना सफिशिएंट होता है। बट अगर पढ़ा है तो फिर पता होना चाहिए। तो 5th पॉइंट के बाद हम 6th पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना कि पाइप कैसे बन रही है, इस पाइप में वेव्स कैसे बन रही है। ठीक है, तो पहले आपने देखा कि आपके पास एक हाफ वेव थी, सिर्फ मतलब λ/4 थी। अभी क्या होगा? अभी एक कंप्लीट लूप रहेगा और यहां पे कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और ये हमारी डायग्राम बन गई। डन? डायग्राम रेडी है सबकी? और इस डायग्राम में फिर से वही बात, यहां से यहां तक ही है, क्योंकि पार्टिकल्स जो एंटीनोड के साइड में होंगे उनको वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी, इसलिए एंड एक्स्ट्रा हो जाता है, ये एंड बढ़ जाता है, जिसके कारण हम एंड करेक्शन वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि एंटीनोड साइड में क्या है? एटमॉस्फेयर, ये खुला हुआ है, फ्री स्पेस है, तो एंटीनोड के पार्टिकल्स और ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं, जिसके कारण हम ये स्मॉल ई यूज करते हैं। इसे ही हम कहते हैं एंड आपका बड़ा हो गया, इसलिए आप एंड को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए बाय यूजिंग एंड करेक्शन। तो एंटीनोड के पार्टिकल्स के पास स्पेस ज्यादा है, इसलिए वो और ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए ई एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, फंडामेंटल मोड हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंड मोड, और सेकेंड मोड का ही दूसरा नाम होता है फर्स्ट ओवरटोन। चलिए यहां तक डन। अब जिन लोगों को सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में डाउट था, उनको अब फिर से वही पॉइंट में रिपीट करके देता हूं। किसे कहेंगे बच्चों सेकेंड मोड? कब कहेंगे सेकेंड मोड? देखिए मैं फोर्थ पॉइंट वापस दिखाता हूं आप लोगों को। आपने कहा कि ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट कर रही है ओपन एंड में, तो कितने नोड एंटी नोड मिल रहे हैं? एक एंटी नोड और एक नोड, यानी ये आपका फर्स्ट मोड हो गया। पहले मोड में कितने नोड एंटी नोड? एक नोड एक एंटी नोड। तो दूसरे मोड में कितने नोड है और कितने एंटी नोड है? देख लो डायग्राम और स्टेटमेंट लिखो। when tuning fork vibrate at open end at open end, then कितने कितने ये लिखना पड़ेगा, then two antinode, then two antinode and two node forms in the closed organ। समझा? थ्योरी समझ गई? चलो अब फॉर्मूला। अरे ये तो रह ही गया, इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो सबसे पहले। ये स्मॉल एल, ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? कैपिटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम, और स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ पाइप। एयर कॉलम समझ गया, यहां पे क्या है? पार्टिकल्स है ना, एयर पार्टिकल्स है,
यहाँ पे पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल जो स्पेस है उसके पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो स्पेस में भी खाली जगह पे भी कुछ पार्टिकल्स है, इसलिए हम एयर कॉलम को थोड़ा बड़ा लेते हैं। हाँ, यहां तक बोलो क्या आएगा, लेंथ लैम्डा के फॉर्म में, ये एक और ये एक ऐसा, तो यहां तक लैम्डा बाय 2 और यहां तक लैम्डा बाय 4, कितना आएगा, पहला लेंथ कितना आया लैम्डा बाय 4, पहला लेंथ कितना आया लैम्डा बाय 4, दूसरा वाला कितना आ रहा है 3 लैम्डा बाय 4 आया क्या, उसके बाद कितना आएगा 5 लैम्डा बाय 4, उसके बाद 7 लैम्डा बाय 4, क्या आपको समझ गया, ऑड आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4, ठीक है। याद रखो, अब लेंथ याद रखो, क्योंकि पेपर में ये सब ऐसी ड्रॉ करते बैठे और उसको लेंथ को निकालते बैठे तो नहीं, सीधा याद रखो, पहला लेंथ 1 लैम्डा बाय 4, दूसरा 3 लैम्डा बाय 4, डन। चलो बोलो, v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n लैम्डा 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला n लिया था, इसको लैम्डा 1 ले लो। तो पहला n था, इससे n1 लैम्डा 1, मुझे तो n1 निकालना है, तो क्या आ जाएगा v अपॉन लैम्डा 1। क्या मैं कह सकता हूं कि लैम्डा 1 की वैल्यू, अगर L की वैल्यू 3 लैम्डा 1 बाय 4 है, तो मैं तो कह ही सकता हूं ना कि लैम्डा 1 इक्वल टू 4 L बाय 3 है, ठीक है, 4 L अपॉन 3, देयरफॉर N1 इक्वल टू V अपॉन 4L इंटू 3, यहां तक नोट किया। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन, इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करें, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ये तो n है सर, ये तो n है, यानी कि n1 इक्वल टू क्या मैं 3 टाइम्स ऑफ n लिख सकता हूं, क्या सबको फर्स्ट ओवरटोन दिख गया, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, इसका नाम थर्ड हार्मोनिक्स, और इसका नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, नोट करो, जल्दी से नोट करें इसे, किसी को डाउट होगा पूछ सकते हैं, डेरिवेशन बड़ा है, छोटी छोटी बातें हैं, बार बार रिपीट होती रहती है। क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करो और जल्दी से नोट करो इसे। सबका हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हो गया सेकेंड मोड, सबको समझा क्या, फर्स्ट ओवरटोन बच्चों, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, अगला वाला सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसा आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली डायग्राम। सेकेंड मोड के बाद क्या पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, अभी 7, सेकेंड मोड के बाद लास्ट थर्ड मोड, थर्ड मोड यानी कि सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। अब आपकी लेंथ कितनी आने वाली है 5 लैम्डा बाय 4, उसके लिए आप ये पाइप को अच्छे से बनाइए, पहले पाइप नहीं बनाना, पहले वेव बना लेता हूं, आपके पास स्केल होगी, आप स्केल से अच्छे से बना लीजिए जल्दी से। ये ऐसी डायग्राम खराब बन रही है मेरी, आप स्केल से बनाओ, अच्छे से बन जाएगी।
बन गई डायग्राम। ये मेरा एंड करेक्शन मिल गया सबको। एंटी नोड के ऊपर होता है एंड करेक्शन, एंटी नोड के थोड़ा ऊपर होता है। और यहाँ पे नोड, एंटी नोड, यहाँ पे नोड। क्या नोड इक्वल टू एंटी नोड है? फिर से 3 एंटी नोड, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। ये नोड 3, ये पॉइंट आप लिखो। 3 एंटी नोड और कितने नोड? 3 नोड, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप पे नोड इक्वल टू क्या होता है? एंटी नोड होता है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होगा? लेंथ ऑफ द पाइप होगा, पाइप की लेंथ। और ये कितना हो जाएगा आपका टोटल एडिशन? एल प्लस ई। ठीक है, और इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द पाइप। कितना आएगा? 5 लैम्डा बाय 4 डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग को पता है ये सब चीज। इसे मैं 2 बोल देता हूं। तो V इक्वल टू क्या होगा? N2 लैम्डा 2। देयरफॉर N2 इक्वल टू V बाय लैम्डा 2। और हमको पता है कि ये जो लैम्डा 2 की वैल्यू है वो लेंथ से निकल के आ जाएगी। तो लैम्डा 2 कितना आएगा बच्चों? लैम्डा 2 जल्दी बोलो। 4L अपॉन 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4L अपॉन 5 और वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू V अपॉन 4L। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? इतना क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट V अपॉन 4L इज इक्वल टू N। फिर से वही बात, सर ये N2 क्या है? सेकेंड ओवरटोन है बच्चों। फिर से वही वही रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं, आपको समझना है कि ये ओवरटोन है और उसके पहले क्या आता है? हार्मोनिक। कितना हार्मोनिक? 5th हार्मोनिक। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ओवरटोन इज अ हायर फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन इज द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल मोड? क्या अब आप ओवरटोन समझ रहे हो? मैंने कहा डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन में सबसे पहले बताने वाला था, बाद में मैंने सोचा नहीं अभी टॉपिक पढ़ाते हैं फिर डेफिनेशन समझ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको डेफिनेशन समझ रही होगी कि ओवरटोन बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल से। और फंडामेंटल कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई फिर? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं ओवरटोन। ओके, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, अभी ये टॉपिक क्लियर है? यहां तक कंप्लीट हो गया। 3 से 4 मार्क पेपर में आपको इसमें मिल जाते हैं आराम से। 3 to 5 मार्क्स, सॉरी 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, इसको बॉक्स पुट करते चलें। लास्ट पॉइंट कवर करेंगे। लास्ट पॉइंट रह गया, यहां पे थोड़ी स्पेस है, इसको यूज कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सिमिलरली पीथ ओवरटोन फॉर पीथ ओवरटोन एनपी इक्वल टू, क्या मैं ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? क्या ये इक्वेशन सही है? आप ट्राई कर लो। अगर मैं कहता हूं इफ पी की वैल्यू 5 है बच्चों, अगर ये पी की वैल्यू 5 है तो फिफ्थ ओवरटोन तो क्या मैं 11 हार्मोनिक बोल दूं? फिफ्थ ओवरटोन तो क्या मैं 11 हार्मोनिक बोल दूं? सबको समझ गया ये ऑड का फॉर्मूला 2p प्लस 1, इससे हमारा सारे ओवरटोन्स निकल जाएं। ये है बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला। अब एक लास्ट समरी, पहला n आया, बाद में n1 आया, बाद में n2 आया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला वाला हार्मोनिक 1 है, दूसरा वाला कितना था बच्चों? 3, और लास्ट में अभी कितना आया? 5th। इसमें क्या सिर्फ ऑड ही हार्मोनिक मिल रहे हैं कि इवन भी है? इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये है एमसीक्यूज, इस बात को याद रखिएगा। जो मैं रेड पेन से अभी लिख रहा हूं वो एमसीक्यूज है और पेपर में यही आपको आता है। तो लास्ट पॉइंट रहेगा आपका कंक्लूजन कि आपने जो पढ़ा
उसमें से क्या एमसीक्यूज आ रहा है पेपर में, तो ये देखिएगा ध्यान से, मैं इसको एमसीक्यूज लिख रहा हूं अलग से। सो हेंस या फिर दस इन क्लोज ऑर्गन पाइप, इन क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली odd harmonics, only odd harmonics are obtained. Very most IMP MCQs नोट कर लें। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन पूछेगा आपको ऐसा, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क के लिए आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। जल्दी से नोट करो, फिर 2-3 डेफिनेशन आपको बता देता हूं, फिर आज क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। कल हम पढ़ लेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। और ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे होमवर्क भी लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आपको आज के आज ही प्रैक्टिस करना है। तो रिटर्न होमवर्क, रिटर्न होमवर्क 3 टाइम्स क्लोज ऑर्गन पाइप, आपका रिटर्न होमवर्क है क्लोज ऑर्गन पाइप 3 टाइम्स। कल हॉलीडे है, कल क्या है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। ठीक है, मुझे नहीं पता कल क्यों छुट्टी है आप लोगों को, हो सकता है छुट्टी हो, मुझे नहीं पता। हाँ, एक और चीज, संडे को पेपर है शायद, उसकी वजह से होगा। अच्छा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके ओके ठीक है। ध्यान से सुनो, आपका टेस्ट है संडे को, है ना, फिजिक्स स्टेट बोर्ड की टेस्ट है संडे को। तो हमने क्या करा है, ऑस्सिलेशन का चैप्टर रखा है, बाकी चैप्टर भी रख सकते थे, बट आपका एंट्रेंस में ऑस्सिलेशन रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, इसलिए हमने सोचा कि ऑस्सिलेशन ही बेस्ट टॉपिक है आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑस्सिलेशन पढ़िए, उसके बाद वेव्स वाला टॉपिक है, यानी वेव्स मतलब क्या, यही है सुपर पोजिशन जो आप पढ़ रहे हो, यही वेव्स वाला टॉपिक है। एंट्रेंस में से वेव्स कहते हैं और स्टेट बोर्ड में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो आप ऑस्सिलेशन का प्रिपरेशन कीजिए, 20 मार्क्स की आपकी टेस्ट होगी, और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा, नोट करो फटाफट, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और नोट करना चालू करो। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, जल्दी से नोट करें, डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल किया, डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आईएमपी। दूसरा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेन या तो एक्सट्रीम, दोनों में से कोई भी एक आएगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझ गया, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी भूल गया था मैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मीन या तो एक्सट्रीम पोजीशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम में 100% है। हो गया यहां तक। उसके बाद एनर्जी का टॉपिक 100% टेस्ट में है। एनर्जी इज वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक इन ऑसिलेशन, और वी कैन से दैट इन एवरी चैप्टर एनर्जी इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक। सो एनर्जी का न्यूमेरिकल भी आपकी टेस्ट में है, एनर्जी का थ्योरी भी आपकी टेस्ट में 100% रहेगा। समझ गया, इंपॉर्टेंट है बहुत एनर्जी, मतलब एग्जाम में आप कह सकते हो एनर्जी के क्वेश्चन आते ही हैं, तो ऑसिलेशन से ज्यादा आते हैं। हो गया, नोट किया सबने। ग्राफ, हाँ बिल्कुल, एनर्जी के ग्राफ भी आपको पढ़ना है, एनर्जी का थ्योरी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल है ना, एनर्जी छोड़ना ही नहीं है, पूरा घोट के पी जाओ आप एनर्जी, जितना भी आप एनर्जी के टॉपिक पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी हो गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, मुझे बाकी ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या देना चाहिए आपको, यानी इतना समझो एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सिंपल पेंडुलम की डायग्राम थ्योरी न्यूमेरिकल।
सिंपल पेंडुलम, सिंपल के साथ सेकेंड्स भी रखना। पेंडुलम लिखो, पेंडुलम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इन टेस्ट। या तो थ्योरी हो सकती है या तो न्यूमेरिकल हो सकता है, दोनों में से एक आपकी टेस्ट में रहेगा। नोट किया? स्प्रिंग सीरीज एंड पैरेलल न्यूमेरिकल, थ्योरी नहीं आएगी, न्यूमेरिकल। टी इक्वल टू 2 π√m/k वाला न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक एंगुलर एसएचएम न्यूमेरिकल, एंगुलर एसएचएम न्यूमेरिकल। समझ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ और पूछना है? मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया बोर्ड आईएमपी क्या है। अब आपने एग्जाम के समय ये मत पूछना कि सर बोर्ड आईएमपी क्या है। मैं तो यही कहूंगा बोर्ड आईएमपी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट हो एनर्जी का टॉपिक आना ही है आपको, तो आप एनर्जी की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अच्छा, एनपी वाला फॉर्मूला ना, ठीक है बताता हूँ। एनपी वाला बताता हूँ, ध्यान से। क्या नाम है आपका? राधिका। ओके राधिका, देखो मैंने लिखा एनपी इक्वल टू 2p+1। कैसे लिखा वो देखो आप। पहला वाला कितना आया? V/4L आया। दूसरा वाला कितना आया? 3 × V/4L, यानी कि N1 इक्वल टू क्या है? 3 टाइम्स ऑफ N। राधिका कॉन्सेंट्रेट करना। N2 इक्वल टू कितना आया? 5 × V/4L, यानी इसी को मैंने क्या लिखा? 5 × N। अब आप मुझे बताओ, यहां 1 है, ध्यान देना राधिका, ध्यान देना, यहां 1 है और हमें 3 लाना है। कैसे लाया जाए? अगर यहाँ 1 है और यहाँ 3 लाना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2 × 1 + 1? क्या मैथमेटिकली ये एडजस्टमेंट चलेगा? अच्छे से ध्यान दो, वो पी वाले के लिए बता रहा हूं मैं। अभी डाउट है तो पूछ लेते हैं और कंप्लीट भी करते हैं इसको। क्या ऐसे लिखा तो चलेगा राधिका? ओके, इसको भी ध्यान दो। अब ये 2 वाला है टर्म, तो बच्चों यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 + 1 × N? तो मैं अगर कहूं कि P वाली टर्म है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 2p+1? समझा अभी? तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ n है। ये जो भी आप देख रहे हो ये ऑड का फॉर्मूला है, ऑड। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि फंडामेंटल होता क्या है, तो आप समझ गए होंगे। फंडामेंटल इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सीधा लिखता हूं, लोएस्ट या तो मिनिमम। अब न्यूमेरिकल पे भरोसा मत करना, अब मैं बताता हूँ लोएस्ट, वो आता है मिनिमम। तो फिर अभी कॉमन सेंस है कि हमें पता है लोएस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज, समझ गया, बाकी का आप लिख लेना, इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, फंडामेंटल मोड क्या होगा? वो आता नहीं पेपर में, उसको छोड़ दो। फंडामेंटल मोड आता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल मोड मतलब द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम। लिख लो आप, पेपर में आज तक तो आया नहीं है, बट सरप्राइज हो गया तो सरप्राइज भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी आ सकता है। तो फंडामेंटल मोड मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन इन विच फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम या तो लोएस्ट। ठीक है, फंडामेंटल मोड मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो उसे फंडामेंटल मोड कहेंगे। तो फंडामेंटल मोड में ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती है। नंबर 3, एक और हार्मोनिक्स बताया था मैंने, या फिर पहले ओवरटोन पढ़ लो आप। ओवरटोन, ओवरटोन, ठीक है। हार्मोनिक्स, चलो ठीक है, ये देखो 3 टाइम्स ऑफ n, N2 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n। बच्चों यहाँ पे ये जो है हार्मोनिक्स है और ये क्या है? ये ओवरटोन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हार्मोनिक्स यानी क्या?
और ओवरटोन यानी क्या? तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, ओवरटोन यानी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल यानी एन है, एन अगर 5 है तो ये N1 कितना होगा? 15। डन, समझ गया? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ओवरटोन इज अ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी या फिर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सीधा बोल सकते हो आप, इट इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल। फोर्थ नंबर, हार्मोनिक क्या होगा बच्चों? ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? हार्मोनिक के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एन है और ये नंबर है, तो नंबर को हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, ठीक है? हार्मोनिक कब बोलेंगे, कब कहेंगे हार्मोनिक? जब ओवरटोन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हम कहेंगे हार्मोनिक यानी when overtone is an when particular frequency of overtone is an integral multiple, integral multiple of n, मतलब तो पता ही है आपको, n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? तो ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है, पेपर में आने के चांसेस 90% नहीं है, मतलब कि नहीं चाहेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो इतना आप नोट करें, आज के लिए बस इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।